देखिए, कल कहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर लिख लिए थे? सेक्शन 173 तक लिख लिए थे, है ना? फिर नेक्स्ट लिखिए, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या एनक्वेस रिपोर्ट क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या एनक्वेस रिपोर्ट क्या होती है? तथा मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन प्राधिकृत है? मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट क्या होती है? और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट करने के लिए कौन प्राधिकृत है? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, लिखिए कि जब पुलिस अधिकारी को या सॉरी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है या इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हुई है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हुई है। और संदेह है कि उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, कि उसके विरुद्ध अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो वह निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम, है ना, उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और उनके निर्देशों के अधीन, अंडर डायरेक्शन, उसके निर्देशाधीन, अंडर डायरेक्शन निर्देशाधीन मृत्यु के दृश्यमान कारणों की, मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा,
जिसे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं, जिसे मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या एनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। और मृत्यु समीक्षा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया कोई सॉरी उस द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई मजिस्ट्रेट ऑथराइज मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। रेफरेंस में सेक्शन 174 सीआरपीसी 1973, सेक्शन 174 सीआरपीसी 1973, सॉरी 1973, हाँ ठीक। फिर लिखिए नेक्स्ट, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु समीक्षा के अतिरिक्त जांच की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी। कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा के अतिरिक्त जांच करेगा, एडिशनल एनक्वेस्ट रिपोर्ट के अलावा भी क्या करेगा, जुडिशियल इंक्वायरी। कौन सी परिस्थिति है? हाँ। या व्यक्ति गायब हो गया। लिखिए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है। पहला कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति फर्स्ट मर जाता है या गायब हो जाता है या किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है और जब वह पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा
में हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा के अतिरिक्त मृत्यु मृत्यु या बलात्संग की जांच करे। सर इसमें वो नहीं आएगा क्या, स्त्री की मृत्यु 60 वर्ष के अंतर्गत हुई है? वहां तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार ये घटना हुई। बिल्कुल। वहां पर क्या है कि वो 174 में 3 कारण दे रखे हैं कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, सॉरी, विवाहिता स्त्री ने आत्महत्या कर ली है, या 7 वर्ष में संदिग्ध परिस्थितियों से अन्याय होता है, या उसके साथ दहेज मृत्यु कारित की गई है। तो इन परिस्थितियों में पुलिस के अलावा एडिशनल में जो व्यक्ति मृत्यु समीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है वो भी इसकी क्या करेगा, जांच करेगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल 2 ही मामलों में करता है। कब? जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में मर गया है या किसी महिला के साथ रेप हुआ। फिर नेक्स्ट का 176 फर्स्ट ए सीआरपीसी 1970। फिर जो हमारा कल का क्वेश्चन था, कौन सा? दे सकता है क्या? ढूंढा अपने इस क्वेश्चन का उत्तर? और दे सकता है? कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि पुलिस। चलो डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन जो बड़ा लिखा था हमने, पहले उसको डिस्कस करते हैं कि सामान्यतः अपराध का स्थान, सूरज, सामान्यतः जांच और विचारण का स्थान। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। सामान्यतः जांच और विचारण का स्थान वह होता है जहां अपराध किया गया है। जांच और विचारण का स्थान वह होता है जहां अपराध किया गया है। परंतु इस नियम को समझाते हुए इसके अपवाद बताइए।
इस नियम को समझाते हुए इसके अपवाद बताइए। ठीक है, फिर लिखिए आंसर। ये टोटल बेरेक्ट बेस है ना आंसर। कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा, मामूली तौर पर, ऑर्डिनरी भी है ना, है ना, मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है। और रेफरेंस में सेक्शन 177 सीआरपीसी 1973। ठीक, लेकिन यह नियम यह नियम पूर्ण नहीं है। इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, फिर लिखिए जो अपवाद है, जो धारा 178 से 185 व 188 सीआरपीसी में दिए हुए हैं। अब इससे आपकी एक दिक्कत खत्म हो गई। कौन सी? कौन सी दिक्कत खत्म हो गई? कि सेक्शन का सीक्वेंस याद करना। अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे के पहले लेके बाद में रेफरेंस भी तो ले सकते थे, नीचे बाद में पहले ऊपर लिख के सारे पॉइंट ऊपर नीचे भी हो रहे हैं और फिर नीचे मतलब 178 भाई से हम अपवाद लिख रहे हैं ना, तो फिर एक साथ लिख रहे हैं ना। जैसे आपको लिखना हो कि सेशन ट्रायल बताइए, तो अब आप सेशन ट्रायल के सारे सेक्शन याद नहीं है तो आप लिख सकते हो कि 225 से 237 के बीच में दी हुई। फिर आप पॉइंट वाइज जैसे प्रोसीजर के लिखते हो वैसे लिख दीजिए। आ गई बात? तो याद हो तो फिर एक एक के नीचे लिखते जाओ रेफरेंस में। नहीं, हाँ लिखिए, कहाँ आते हैं हम? दिए हुए हैं। तो पहला लिखिए, जहां, पहला पॉइंट, जहां अनिश्चित है, जहां अनिश्चित है कि अपराध कहां हुआ है, या अंशतः एक स्थान पर और अंशतः दूसरे स्थान पर, या अपराध चालू रहने वाला है,
या जहां अपराध कई क्षेत्रों में मिलकर किए गए कार्य से बनता है। देखो शॉर्ट में लिखना है ना, डायरेक्ट पूरा नहीं लिखा पाओगे वहां पर, और सारी बातें आ जाए, है ना। जहां अपराध कई क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है। दूसरा लिखिए कि जहां अपराध एक क्षेत्र में किए गए कार्य का दूसरे क्षेत्र में परिणाम निकलता है, वहां किसी भी स्थान पर, वहां किसी भी स्थान पर, तो साथ के साथ टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हैं ना। अब चाहो तो देते रहो, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा अब आपको वहां पर। बड़े क्वेश्चन में इतना टाइम वहां नहीं मिलेगा। 3 घंटे में आपको करीब 35 क्वेश्चन लिखने, है ना। अपन घर पे बैठे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बात है कि हम 3 घंटे में हमारी सारी बात, और दुनिया से बेस्ट, भाई हमें 100-300 नंबर नहीं लाने, लेकिन औरों से ज्यादा लाने। जो हमसे कंपटीशन कर रहे हैं उनसे नंबर ज्यादा लाने। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए। जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण जिसकी अधिकारिता में दोनों में कोई भी अपराध कारित होता है, दोनों में कोई भी अपराध कारित होता है, फिर नेक्स्ट लिखिए चौथा पॉइंट। डकैती, चोरी, ठग होना, ठग द्वारा हत्या, डकैती, डकैती सहित हत्या, डाकुओं की टोली का होने का, या अभिरक्षा से भागने के अपराध, अपराध की जांच और विचारण जहां अपराध किया गया है या जहां अभियुक्त पकड़ा गया है। नेक्स्ट, व्यापरण और अपहरण के अपराध के लिए नेक्स्ट पॉइंट। व्यापरण या अपहरण के अपराध के लिए
जहां अपराध किया गया है जहां व्यप्रत या अपराध को व्यप्रत या अपहरण, अबडक्शन और किडनैप, है ना, पर्सन को ले जाया गया है या छिपाया गया है। छिपाया गया है या निरुद्ध रखा गया है। फिर लिखिए चोरी, लूट, चोरी, उद्यापन, लूट, चोरी, उद्यापन, लूट या चुराई हुई संपत्ति से संबंधित अपराध जहां अपराध किया गया है या बेईमानी से प्राप्त की गई है या कब्जे में रखी गई है। फिर नेक्स्ट, आपराधिक न्यास भंग और दुर्विनियोग के अपराध में जहां अपराध किया गया है जहां संपत्ति प्राप्त की गई है या जहां लेखा दिया जाना है या जहां लेखा दिया जाना है। दिया जाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, कि पत्रों से किए गए अपराध में जहां से पत्र या संदेश भेजा गया है या प्राप्त किया गया है। छल के अपराध में छल के अपराध में जहां पीड़ित व्यक्ति को प्रवंचित किया गया है या जहां अभियुक्त ने संपत्ति प्राप्त की है या जहां अभियुक्त ने संपत्ति प्राप्त की है। फिर नेक्स्ट, दिव्य विवाह के अपराध में दिव्य विवाह के अपराध में जहां पर
विवाह हुआ है या पति पत्नी ने अंतिम बार साथ निवास किया है, या जहां प्रथम विवाह की पत्नी निवास करती। फिर नेक्स्ट लिखिए, जब आरोप के एक से अधिक शीर्ष हैं, जब आरोप के एक से अधिक शीर्ष हैं, तो जहां कोई सा भी आरोप, जहां कोई सा भी आरोपित अपराध हुआ, नेक्स्ट, के राज्य सरकार जांच और विचारण का स्थान तय कर सकती है। शुरू या लिख दो, जहां राज्य सरकार ने जांच और विचारण का स्थान निश्चित किया है। हाँ, और नेक्स्ट, भारत से बाहर किए गए अपराध के संबंध में, भारत के बाहर किए गए अपराध के संबंध में जहां भारतीय नागरिक पकड़ा जाता है। इसमें यात्रा वाला भी तो है ना, हाँ, एक और लिख ले, वो सॉरी यात्रा वाला रह गया पड़ा है ना, कि यात्रा और जल यात्रा के दौरान व्यक्ति और वस्तु जिस जिस स्थान से गुजरे, व्यक्ति या वस्तु जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जिन स्थानों से गुजरते। हाँ एक नहीं लिखा है ना, चोरी दाखिल लूट वाला जो है, हाँ, उस पे एक पॉइंट लिखा है लेकर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है सर? वो बेटा ये होता है कि जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, कि भाई मैंने आपको कोई, सपोज करो जैसे मान लो मैं हूं और मैंने ये कोचिंग अंकित को ऐड ओवर कर ली कि भाई जो भी है अंकित इसको संभालेगा, फीस कनेक्ट करने का, सारी बातें करेगा, ठीक है। और मैंने अंकित को कहा कि भाई एक काम करना कि जब हर महीने की 30 तारीख को मेरे घर पे आकर के मेरे को हिसाब दे देना। अब मान लीजिए अंकित ने यहाँ पर क्या किया, हिसाब नहीं दिया और कुछ पैसे उड़ा दिए इसने। पैसे कहाँ उड़ाए उसने, कोचिंग में, और हिसाब इसको कहाँ देना था, घर पे। तो दोनों में किसी भी स्तर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है
कोग्निजेंस का क्वेश्चन। कोग्निजेंस का क्वेश्चन हमने कल इवनिंग में डिस्कस कर लिया था कि कोग्निजेंस क्या होता है और कौन से मामलों में कोग्निजेंस लिया जा सकता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, फिर ये भी लिख लिया था आपने कि मजिस्ट्रेट वाला 193 वाला भी लिख लिया था। फिर नेक्स्ट लिखिए कि सामान्यतः विधि का नियम यह है, सामान्यतः विधि का नियम यह है, बड़ा क्वेश्चन है, कि दंड विधि को या दंड प्रक्रिया को, है ना, दंड विधि की प्रक्रिया को, सॉरी, दंड प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल लॉ, दंड विधि की प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति गति दे सकता है। इस नियम को बताते हुए इसके अपवाद बताइए, इसके अपवाद बताइए। लिखिए, कि धारा 154 सीआरपीसी में जिस व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की सूचना है, किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध की सूचना है, तो वह व्यक्ति एफआईआर रजिस्ट्रेशन करवाकर एफआईआर दर्ज करवाकर दंड विधि की प्रक्रिया को गति दे सकता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराध का पीड़ित व्यक्ति ही एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है ना, यानी दंड विधि को कौन गति दे सकता है, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। पहला, कि कोई भी न्यायालय डैश करके लिखिए, कोई भी न्यायालय डैश करके लिखिए, भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई भी न्यायालय डैश भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 172 से 188 के अधीन दंडनीय अपराध या
इसका दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षड्यंत्र का संज्ञान लोक सेवक या ऐसे किसी लोक सेवक जिससे, सॉरी, संबंध लोक सेवक लिखिए, संबंध लोक सेवक है ना, लोक सेवक के आगे रिलेटेड है ना, संबंध लोक सेवक या ऐसे लोक सेवक जिसके प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है। संबंध लोक सेवक या ऐसे किसी लोक सेवक जिसके प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। फिर लिखिए बी, सेकंड पॉइंट, कि जहां भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध सेक्शन 193 से 196, 193 से 196, 199 से 205, फिर 199 से 200 और 205 से 211 और 228 के अधीन दंडनीय अपराध न्यायालय की कार्रवाई या उसके संबंध में किया जाता है या उसके संबंध में किया जाता है या न्यायालय की कार्रवाई में कूट रचित दस्तावेज पेश किए जाते हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, या इनका षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयत्न किया जाता है, तो न्यायालय नहीं तो किया जाता है, तो संज्ञान ऐसे न्यायालय या उसके अवर न्यायालय या उससे अवर न्यायालय के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। रेफरेंस में दे दीजिए सेक्शन 195 सीआरपीसी। फिर दूसरा लिखिए, कोई साक्षी, सेकंड पॉइंट, कि कोई साक्षी या अन्य व्यक्ति
भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकता है। सेक्शन में रेफरेंस दे दीजिए 195A CRPC। फिर लिखिए कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 अध्याय 20 को कैसे लिखना है, इस प्रकार से मत लिखना, एक्सेस है ना। अध्याय 20 के अधीन विवाह के विरुद्ध दंडनीय अपराधों, विवाह के विरुद्ध दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अब ध्यान रखना, हम अपवाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो अपवाद का अपवाद नहीं लिखना। अन्य व्यक्ति परिवार के सदस्य कर सकते हैं, ये नहीं लिखना है, केवल हम अपवाद लिख रहे हैं तो अपवाद लिखना है, अपवाद का अपवाद मत लिखना, अन्यथा नहीं। रेफरेंस में दे दो सेक्शन 198 CRPC। सर इनको भी तो एक साथ लिख सकते हैं, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, क्या 195 से 199 पे अपवाद दिए। नहीं, फिर बीच में 96 और 97 गायब हो गया ना। फिर लिखिए नेक्स्ट, कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 क्या मतलब, के अधीन मानहानि से दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे व्यथित व्यक्ति के किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। रेफरेंस में सेक्शन 199 CRPC, ध्यान रखना वो क्या है, अपवाद का अपवाद नहीं लिखना। जैसे आपने अपवाद लिख दिया, अब इसके नीचे अपवाद दे रखा है ना,
कि व्यथित व्यक्ति अगर असक्षम है, अवयस्क है, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम है, तो उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है। तो ये अपवाद का अपवाद मत लिखना। हमने एक जनरल रूल लिखा कि क्रिमिनल लॉ को कोई भी व्यक्ति गति दे सकता है। ये अगर अगर सर 191 स्पेशल पूछा था तो लिखने ना। स्पेशली पूछ रहा है तब तो लिखना ही है, लेकिन मैं तो केवल क्वेश्चन की जो डिमांड है, हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि भाई वह कौन सी परिस्थितियां है जिसमें विवाह के विरुद्ध अपराध में पीड़ित व्यक्ति से अन्यथा व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है, तब आपको अपवाद का फिर अपवाद लिखना। और यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, अपवाद पूछे तो हम अपवाद के अपवाद जबरदस्ती मत लिखना, क्योंकि 200 वर्ड ये इतने ही पूरे हो जाएंगे, है ना। कि जब अपवाद पूछा जाए तो अपवाद में अपवाद का अपवाद नहीं लिखना। वन डाल दिया ना, अब इतना तो फिर रहने तो ज्यादा हो जाएगा कुछ, है ना। अब इसके देखो कुछ क्वेश्चन है वो हमने पेपर में दे रखे हैं मैंने, है ना। वो मैंने कहा दे रखे हैं, पेपर में दे रखे हैं, तो वो शाम को डिस्कस कर लेंगे। 2 4 5 क्वेश्चन है जो बच रहे हैं, वो हमारे इवनिंग के पेपर में है, तो हम उसके साथ डिस्कस कर लेंगे, इवनिंग में लिख लेंगे उनको। अभी अपन पीओ एक्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। पीओ ले लिए थे कि तूने कल यहाँ से? नहीं, ये भी हम शाम को लिखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन है केस लो के बेस पे, वो तीनों शाम को कर लेंगे, है ना। अभी पीओ कर लेते हैं ना, ये पीओ नहीं कपट जाएगा। बाकी फिर शाम को हमारे पास में वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और वो भी करवा देंगे, है ना। लिख लीजिए।